गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी। पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि लॉरेंस बिश्नोई के तिहाड़ जेल में पहुंचने के बाद उसके गुर्गों ने जेल में बंद दूसरे गैंगस्टरों के साथ गठबंधन बनाने का काम शुरू कर दिया है ताकि तिहाड़ जेल के अंदर से ही वसूली और उगाही का धंधा चलाया जा सके। पुलिस सूत्रों का कहना है कि लॉरेंस के गुर्गों ने गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के साथ समझौते की पूरी बिसात तक बिछा ली है। हालांकि जग्गू पंजाब की जेल में बंद है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि जल्द ही जग्गू भगवानपुरिया को तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया जा सकता है और इसी वजह से पुलिस सूत्रों का दावा है कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टरों के बीच गठबंधन बनाने की तैयारी है ताकि ये बदमाश आपसी दुश्मनी भुलाकर जेल से उगाही का धंधा चला सके। देर रात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को गुजरात से दिल्ली लाया गया, जिसे बख्तरबंद गाड़ी से तिहाड़ जेल पहुंचाया गया। पुलिस सूत्रों का दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई की वापसी के बाद तिहाड़ जेल में बंद उसके साथी गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया से उसकी सुलह कराने की तैयारी में है। फिलहाल जग्गू पंजाब की जेल में बंद है, जिसे जल्द तिहाड़ शिफ्ट किया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि जग्गू पहले लॉरेंस का दोस्त हुआ करता था, लेकिन बाद में उस पर मूसेवाला की हत्या में शामिल शूटरों की सूचना पुलिस को देने के आरोप लगे, जिसने दोनों को दुश्मन बना दिया। अब पुलिस सूत्रों का दावा है कि जग्गू को लॉरेंस के नजदीक लाने की कोशिश की जा रही है ताकि जेल से ही अवैध वसूली का धंधा चलाया जा सके। इस बीच पुलिस सूत्रों का दावा है कि लॉरेंस के गुजरात की साबरमती जेल से तिहाड़ पहुंचने के बाद उसके गुर्गों ने जेल में जमकर जश्न मनाया, जिससे तिहाड़ जेल प्रशासन के लिए मुसीबतें बढ़ गईं। क्योंकि पुलिस सूत्रों का कहना है कि लॉरेंस के तिहाड़ पहुंचने के बाद उसके गैंग के गुर्गों का जोश हाई है, जबकि जेल में बंद विरोधी गैंग के गुर्गे बुरी तरह घबराए हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जिस मंडोली जेल में बंद है, वहां उसके सबसे वफादार और गैंग की रीढ़ माने जाने वाले गुर्गे दिनेश कराला, काला राणा और नरेश शेट्टी भी बंद है, जिन्होंने लॉरेंस बिश्नोई के जेल पहुंचने के बाद वहां पर जमकर जश्न मनाया। इसी बात से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि तिहाड़ जेल प्रशासन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। हालांकि लॉरेंस और उसके गैंग पर सीसीटीवी के जरिए पैनी नजर रखी जा रही है। उधर ईरान की मीडिया ने दावा किया कि उसकी सेना ने बड़े आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर दिया। खुफिया जानकारी मिलने के बाद ईरानी सेना ने उस आतंकवादी संगठन के ठिकाने पर हमला कर दिया, जिसमें 2 आतंकवादी मारे गए और एक को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से कई हथियार, गोला बारूद और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिली। ईरान के मीडिया के मुताबिक ये आतंकी सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में बड़े हमले की साजिश रच रहे थे, जिसके लिए उन्होंने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जमा कर रखा था, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब हो पाते उससे पहले ही उनकी प्लानिंग की जानकारी ईरान के खुफिया विभाग को लग गई, जिसके बाद ईरान सेना ने आतंकियों के इस ठिकाने पर हमला बोल दिया। इसके अलावा इजरायल की सुरक्षा एजेंसी ने फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास की बम धमाकों की बड़ी साजिश का पर्दाफाश भी कर दिया और दावा किया कि हमास उत्तरी इजरायल में एक बस में बम धमाके की योजना बना रहा था, लेकिन इससे पहले कि धमाके का प्लान अंजाम तक पहुंचता, हमास का लड़ाका इजरायल के हाथ लग गया। पकड़े गए संदिग्ध की पहचान उत्तरी इजरायल के रहने वाले मोहम्मद नादिर के रूप में बताई गई। इजरायल की सुरक्षा एजेंसी ने दावा किया कि पकड़े गए संदिग्ध को हमास ने अपनी ब्रिगेड में भर्ती किया था, जिसके बाद उसने इजरायल में हमले के लिए जगह तलाशी और इसकी जानकारी हमास तक पहुंचाई। हमास का प्लान उत्तरी इजरायल से मध्य इजरायल को जोड़ने वाली बस लाइन को उड़ाने का था, जिसके लिए उसका लड़ाका विस्फोटक की तलाश में था, लेकिन इससे पहले कि वो धमाके को अंजाम दे पाता, इजरायल की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इधर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिलने पर सियासी बहस शुरू हो गई। मध्य प्रदेश सरकार ने जब से उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा देने का ऐलान किया, तब से विपक्ष ने इस फैसले पर सवाल उठाने शुरू कर दिए और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बहाने बीजेपी को घेरा। समाजवादी पार्टी ने तो बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दिए जाने पर सीधा सवाल उठाया। दूसरे नेताओं की सुरक्षा को घटाया जा रहा है, तब बाबा बागेश्वर को वाई श्रेणी की सुरक्षा, वो सवाल तो उठते ही हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा का हवाला देकर इस फैसले को सही ठहराया। हमारी दायित्व है इतने बड़े संत की सुरक्षा करना। धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। उनकी सभाओं में भी जबरदस्त भीड़ उमड़ती है, जिसकी वजह से उनकी सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया गया। उधर पाकिस्तान की सेना के सख्त रुख से इमरान खान की पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर खत्म होने का खतरा मंडराने लगा, क्योंकि पीटीआई नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। कहा जा रहा है कि आर्मी एक्ट के डर से इमरान खान की पार्टी में भगदड़ मच गई और पीटीआई के बड़े चैनलों ने भी इमरान खान से दूरी बनानी शुरू कर दी। इमरान के करीबी फवाद चौधरी ने उनका साथ छोड़ दिया, जबकि पीटीआई के महासचिव असद उमर ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कहा जा रहा है कि पीटीआई के नेताओं को आर्मी एक्ट का खौफ सता रहा है, क्योंकि 9 मई को हुई हिंसा के बाद पाकिस्तान की संसद में हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों पर सेना के कानून के तहत कार्रवाई करने का प्रस्ताव पास किया गया, जिसके तहत दोषी पाए जाने पर उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा हो सकती है। कहा जा रहा है कि इसी वजह से अब तक कुल 37 नेता पीटीआई छोड़ चुके हैं। हालांकि इमरान खान का आरोप है कि उनके नेताओं को डरा धमकाकर पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस बीच अगले साल अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के दावेदार माने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप को करारा झटका लग गया। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस ने राष्ट्रपति चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करने का ऐलान कर दिया।
जिसका मतलब ये है कि रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति पद की दावेदारी करने वाले डोनाल्ड ट्रंप का एक और विरोधी बढ़ गया। फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का घोर विरोधी माना जाता है। यहाँ तक कि कई बार इन दोनों नेताओं के बीच सोशल मीडिया पर तगड़ी बहस भी हो चुकी है। यही वजह है कि रॉन डिसेंटिस ने ट्विटर पर इलॉन मस्क से बातचीत करते हुए सीधे राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी पेश कर दी। अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव अगले साल होगा, लेकिन वहाँ की दोनों बड़ी पार्टियों को अपना एक एक कैंडिडेट इसी साल तय करना होगा। लेकिन फ्लोरिडा के गवर्नर ने जिस ट्विटर पर दावेदारी का ऐलान किया वहीं उनकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गया, क्योंकि जैसे ही उन्होंने ट्विटर पर राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का ऐलान किया, ठीक उसी वक्त ट्विटर में कोई तकनीकी खराबी आ गई, जिससे उनके प्रचार अभियान की शुरुआत ही बिगड़ गई। बताया गया कि रॉन डिसेंटिस ट्विटर के मालिक इलॉन मस्क से एक ऑडियो इंटरव्यू करते हुए अपनी दावेदारी का ऐलान करने वाले थे, जिसकी खबर लगते ही उस लिंक से इतने लोग जुड़ गए कि ट्विटर का सर्वर ठप हो गया। जिसके बाद कुछ लोगों को उनकी बातचीत सुनाई नहीं दी, वहीं कुछ लोग इस इंटरव्यू से जुड़ तक नहीं पाए। हालांकि रॉन डिसेंटिस ने इसे अच्छा संकेत बताते हुए ये दावा किया कि यही समर्थन चुनाव में उनके काम आएगा और वो भारी बहुमत से जीतकर अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। उधर पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने दावा किया कि बखमुत में उनके 20,000 सैनिक मारे गए। ये वही वैगनर ग्रुप है जिसे पुतिन का सबसे भरोसेमंद ग्रुप माना जाता है, जिसके लड़के बहुत ही खूंखार होते हैं। रूस के मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में वैगनर आर्मी चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने बखमुत पर कब्जे की लड़ाई में अपने सबसे ज्यादा सैनिक मारे जाने का दावा किया। उन्होंने दावा किया कि बखमुत में उनके 20,000 सैनिक मारे गए, जिनमें से आधे से ज्यादा रूस के कैदी थे। ये वो सैनिक थे जिन्हें युद्ध में भेजे जाने से पहले बहुत कम ट्रेनिंग दी गई थी। У них было на начало спецоперации условных 500 танков. साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि यूक्रेन की सेना अपने पश्चिमी सहयोगियों से मिले हथियारों की वजह से पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है। और माना जा रहा है कि इसी वजह से वैगनर ग्रुप ने बखमुत से हटने का ऐलान कर दिया, और अगर वो वहां से हट गए तो बखमुत में रूस की सेना अकेली पड़ जाएगी। पश्चिमी मीडिया ने तो इसे वैगनर ग्रुप की पुतिन से बगावत तक कह दिया, क्योंकि वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके बखमुत छोड़ने की तारीख बता दी। वैगनर चीफ ने वीडियो में जानकारी दी कि वैगनर ग्रुप के सैनिक बखमुत से हटने वाले हैं और वो 1 जून को वहां से हट जाएंगे। साथ ही वो अपने सारे हथियार रूस की सेना को सौंप देंगे। वैगनर ग्रुप के इस ऐलान के बाद रूस की सेना से उनकी तल्खियां खुलकर सामने आ गई, क्योंकि जो बखमुत पुतिन की नाक का सवाल बन चुका था, उस पर जीत का दावा करने के बावजूद वैगनर ग्रुप ने युद्ध का मैदान छोड़ने का ऐलान कर दिया। इससे पहले भी वैगनर चीफ रूस के रक्षा मंत्रालय पर कम हथियार देने का आरोप लगा चुके हैं। उन्होंने ये तक दावा किया था कि बखमुत में उनके 20,000 सैनिकों की जान जा चुकी है। इधर मणिपुर में एक बार फिर हिंसा की आग भड़क गई। बिष्णुपुर जिले में गुस्साए लोगों ने वहां के एक मंत्री का घर जला दिया और कई जगहों पर तोड़फोड़ और आगजनी की, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई जबकि 2 लोग जख्मी हो गए। 3 मई को मेतेई समुदाय और कुकी समुदाय के बीच भड़की हिंसा के बाद वहां कर्फ्यू लगा दिया गया था। उपद्रवियों ने मणिपुर के पीडब्ल्यूडी यानी लोक निर्माण विभाग के मंत्री गोविंद दास कोंथोजम के घर में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी। बिष्णुपुर में हिंसा के बाद अलर्ट जारी किया गया और बिष्णुपुर, पश्चिम इम्फाल और पूर्वी इम्फाल जिलों में कर्फ्यू में दी गई ढील वापस ले ली गई। मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। लेकिन हिंसक झड़पों की वजह से मणिपुर के कई जिलों में जरूरी सामान की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। इम्फाल में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए तो घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भी बढ़ोतरी हो गई, जिसके बाद वहां लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई, क्योंकि 100 रुपए लीटर मिलने वाले पेट्रोल की कीमत 170 रुपए पहुंच गई। जबकि कुछ लोगों का दावा है कि कालाबाजारी की वजह से एक एलपीजी सिलेंडर के लिए लोगों को 1800 रुपए चुकाने पड़ गए। वहीं सब्जियों की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गई। महंगाई और हिंसा की दोहरी मार झेल रहे मणिपुर के लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना मुश्किल हो गया, क्योंकि 3 मई को 2 समुदायों में हुई हिंसा के बाद ज्यादातर हिस्सों में कर्फ्यू लगा है। इम्फाल घाटी में ट्रकों की आवाजाही बंद है, जिससे जरूरी सामान की सप्लाई ठप पड़ गई। इधर पाकिस्तान में चुनाव कराने की मांग पर अड़े इमरान खान के सुर बदलने लगे और उन्होंने बयान दिया कि वो पाकिस्तान का राजनीतिक संकट सुलझाना चाहते हैं, जबकि इससे पहले इमरान पाकिस्तान में जल्द से जल्द चुनाव की मांग पर अड़े हुए थे। लेकिन 24 घंटों के अंदर इमरान खान के तेवर नरम पड़ने लगे। माना जा रहा है कि ऐसा उनकी पार्टी में मची भागम भाग की वजह से हुआ, क्योंकि उनके कई अपनों ने ही उनसे किनारा कर लिया। इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपने समर्थकों के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर उनके राजनीति छोड़ने से देश का भला होगा तो वो राजनीति छोड़ देंगे। कि मेरे बगैर मुल्क बेहतर चलेगा, चले मैं मुल्क की खातिर ये भी छोड़ने के लिए तैयार। यानी अब तक भड़काऊ बयान देने वाले इमरान के पसीने छूट रहे हैं। उन पर आर्मी एक्ट की तलवार तो लटक ही रही है, उनकी पार्टी भी खाली हो रही है। यानी अगर तुरंत चुनाव हुए तो इमरान के पास लड़ने के लिए सेना ही नहीं है। माना जा रहा है कि इमरान ने इसी वजह से जिद छोड़ने के संकेत दिए और चुनाव की मांग छोड़कर राजनीतिक संकट सुलझाने पर जोर देने लगे हैं। लेकिन पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबियों पर शिकंजा कसना बंद नहीं हुआ। इमरान की पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बड़े नेताओं को पुलिस ने नजरबंद कर दिया और इसके पीछे कानून व्यवस्था का हवाला दिया। इमरान खान की सरकार में विदेश मंत्री रहे शाह महमूद कुरैशी को नजरबंद कर दिया गया। पाकिस्तान के मीडिया ने दावा किया कि कार्रवाई की जद में पीटीआई नेता जमशेद चीमा और उनकी पत्नी मुसर्रत चीमा भी आ गए। दोनों को 15 दिन तक नजरबंद रखने का आदेश दिया गया।
यानी पाकिस्तान पुलिस ढूंढ कर पीटीआई के नेताओं पर कार्रवाई कर रही है। और इसी कार्रवाई से बचने के लिए पीटीआई के कई नेताओं ने इमरान खान का साथ छोड़ दिया। हालात ये हो गए कि या तो इमरान खान की पार्टी पीटीआई के नेता पुलिस हिरासत में पहुंच गए या फिर इमरान से उन्होंने दूरी बना ली। इस बीच इमरान खान की सरकार में मंत्री रहे फैसल बावड़ा ने दावा किया कि इमरान खान पर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसके असली गुनहगार इमरान नहीं बल्कि खुफिया एजेंसी आईएसआई के एक पूर्व अधिकारी हैं। फैसल बावड़ा ने आरोप लगाया कि अल कादर ट्रस्ट के नाम पर धांधली की साजिश असल में आईएसआई के पूर्व प्रमुख फैज हमीद ने रची, जो कि इमरान खान के सबसे करीबी अधिकारियों में एक माने जाते हैं। इमरान सरकार में मंत्री रहे फैसल बावड़ा का आरोप है कि अल कादर ट्रस्ट से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले के असली मास्टरमाइंड इमरान या उनकी पत्नी बुशरा नहीं बल्कि खुफिया एजेंसी आईएसआई के पूर्व चीफ फैज हमीद हैं। और दावा है कि इमरान ने ये सब कुछ फैज हमीद के कहने पर ही किया और इससे सबसे ज्यादा फायदा भी उन्हीं को हुआ। लेकिन इस मामले में सिर्फ इमरान और उनकी पत्नी बुशरा को आरोपी बनाया गया। फैसल बावड़ा ने यह आरोप भी लगाया कि इमरान बाजवा के बाद फैज को ही सेना प्रमुख बनाने वाले थे, लेकिन उनकी सरकार का तख्ता पलट हो गया। और सिर्फ इमरान के करीबी नहीं बल्कि खुद इमरान ने भी पाकिस्तान की सेना पर बड़ा आरोप लगाया। इमरान खान ने दावा किया कि शहबाज सरकार और सेना ने मिलकर पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी को खत्म करने की साजिश रची और लगातार पीटीआई के नेताओं पर पार्टी छोड़ने का दबाव बनाया गया। इमरान खान ने यह दावा ऐसे वक्त किया जब उनकी पार्टी में भागम भाग मची हुई है। हाल ही में इमरान सरकार में सूचना मंत्री रहे फवाद चौधरी ने पीटीआई छोड़ दी और उससे पहले पूर्व मानवाधिकार मंत्री शरीन मजारी भी पार्टी से इस्तीफा दे चुकी हैं। वहीं पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री असद उमर ने भी इमरान खान की पार्टी पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर दिया। मतलब इमरान खान को झटके पर झटका लग रहा है और इसके लिए उन्होंने शहबाज सरकार और पाकिस्तान की सेना को जिम्मेदार ठहराया।